हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन लिटरेरी टर्म्स और आज की इस वीडियो में अभी मैं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूं। आई होप कि आप इस वीडियो को भी एंजॉय करोगे और शायद कल से आपकी लाइव क्लास होना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं कल शादी से वापस आ जाऊंगा और फिर दोबारा से आपकी लाइव क्लासें शुरू हो जाएंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का लिटरेरी टर्म। और इससे पहले मैं आप लोगों को 10 लिटरेरी टर्म्स करा चुका हूं, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज में पब्लिश कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे 11th नंबर के लिटरेरी टर्म्स पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे सामने एक लिटरेरी टर्म है जिसे हम बोलते हैं अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, अफेक्टिव फैलेसी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो अफेक्टिव फैलेसी क्या चीज है? This is the error of evaluating a poem by its effects, especially its emotional effects upon the readers। कहने का मतलब ये है, अफेक्टिव फैलेसी क्या है? किसी कविता का अपने पाठक पर, पढ़ने वाले पर प्रभाव का मूल्यांकन करना, मतलब कविता के प्रभाव का मूल्यांकन करना अपने पाठक के ऊपर कि उस कविता का क्या प्रभाव रहा था, और विशेष तौर पे किस तरीके के प्रभाव का मूल्यांकन करना है, उसके इमोशनल इफेक्ट का मूल्यांकन करना है कि कविता ने कितना इमोशनली इफेक्ट किया हमारे रीडर्स को। ठीक है, इस मूल्यांकन करने की जो त्रुटि होती है, ठीक है ना, उस त्रुटि को हम कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। इस पर हम इसको पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या रहेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, The error of evaluating a poem is known as, यानी the error of evaluating a poem को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है affective fallacy। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा, the affective fallacy refers to, affective fallacy किसको रेफर करता है? आपके पास ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में दिया गया होगा the error of evaluating a poem by its effect, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट। इस तरीके के ऑप्शन अगर है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। हालांकि जब इस पे एमसीक्यूज लाइव टेस्ट कराऊंगा तो आप इसको बखूबी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इट वाज यूज्ड बाय W.K. विमसेट एंड मॉनरे सी वेड्सली इन 1946। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है वो है आपके सामने एलिनेशन। ठीक है ना, एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट क्या होता है? हमारा यहाँ पे ई है, इसको ध्यान रखिएगा। एलिनेशन इफेक्ट, इसको हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म आपके सामने आ जाता है, उसका एक दूसरे से मतलब वही है। ये तीनों ही एक दूसरे के अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है वो भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इट्स मीन to prevent the emotional identification or involvement of the audience with a character in their action in a play। अगर किसी राइटर का कोई प्ले है, उस राइटर ने अपने प्ले में कैरेक्टर्स और ऑडियंस के बीच में एक डिस्टेंस बनाने की सोची है कि कैरेक्टर्स और ऑडियंस के बीच में डिस्टेंस मायने रखता है, डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसी डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए ये टर्म यूज किया गया है, वो है हमारा एलिनेशन इफेक्ट या स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट। ठीक है, इस टर्म को एक नए तरीके से भी यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स एम वाज टू इवोक क्रिटिकल डिस्टेंस। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसका जो पूरा उद्देश्य है वो क्या है? दर्शकों के बीच में एक व्यापक दूरी बनाना है। ऑडियंस और जो कैरेक्टर उस स्टेज पर है उसके बीच में एक व्यापक दूरी को क्रिएट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर द जर्मन प्ले राइट बेरोल्ट ब्रिज, ध्यान रखिएगा, इसका नाम काफी इंपोर्टेंट है और ये नाम पूछा जा सकता है। बेरोल्ट ब्रिज नाम के एक जर्मन प्ले राइट हैं। उन्होंने अपने ऑडियंस और अपने कैरेक्टर्स, अपने ड्रामा के कैरेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस अप्लाई करने के लिए, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए एक टर्म इजाद किया था। उस टर्म का नाम है एपिक थिएटर और ये टर्म इन्होंने इजाद किया था 1920 में। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा 13th नंबर का एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है जो है आपका एनास्ट्रॉप। एनास्ट्रॉप का मतलब ग्रीक में भी एनास्ट्रॉप ही होता है। अगर इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग का मतलब है और टर्निंग बैक और अबाउट। ठीक है ना।
और ये क्या है, दिस इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज चेंज। यानी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो चेंज हो सकता है। चेंज भी ऐसे वैसे नहीं होता है, कैसे होता है, क्या उसमें खासियत होती है, कब और किस लिए उसे चेंज किया जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस टर्म का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया। इस टर्म का मतलब ये है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव, इनको एक जगह की बजाय जहां इनका प्रॉपर प्लेस होता है उसकी बजाय दूसरी प्लेस पर रख दिया जाता है, वो हमारा एनास्ट्रॉप होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप इसको काफी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हमारा जो सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस में हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ही रीड्स बुक। ये हमारा एक प्रॉपर और बिल्कुल सीक्वेंस और एक स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस है, ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। अगर हम इसको अरेंज कर दें दूसरे तरीके से, ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बीच में रखते हैं, वर्ब बाद में रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बुक्स ही रीड्स। काफी इंपॉर्टेंट है ना, बुक्स ही रीड्स। तो यही हमारा क्या हो गया, एनास्ट्रॉप हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से एक एग्जांपल, बड़े एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर दिया लीडर आई एम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ये है कि मैं लीडर हूं। स्टेटेड द डिक्टेटर यूजिंग एन एनास्ट्रॉप टू एम्फसाइज हिज पोजीशन इन द कंट्री। कहने का मतलब ये, यहां पर लीडर ने कहा लीडर आई एम, लीडर मैं हूं, तो उसने अपनी पोजीशन को एम्फेसाइज करते हुए कहा, जिससे कि लोग उसकी बात को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना कि लीडर वो है। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो हेर फेर होता है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे पहले वो वर्ड रखा जाता है बदलकर जिस वर्ड पर एम्फेसाइज करना है, जिस वर्ड पर हमें दबाव देना है, जिसको ज्यादा प्रभावशाली बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लीडर को ज्यादा एम्फेसाइज करना था, इसलिए लीडर को पहले रखा है। अगर किसी और चीज को एम्फेसाइज करना होता तो हम उस चीज को पहले रखते। ठीक है, तो विद एन एनास्ट्रॉप इन हिज स्पीच द स्पीकर स्ट्रेस द वर्ड ऑफ द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलो बाय द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। बाकी के एक्सप्रेशन को बाद में रखा जाता है और जो मेन आइडिया होता है सेंटेंस का उसको पहले रख दिया जाता है। ठीक है, यही होता है हमारा एनास्ट्रॉप। तो इट क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट, हमारा 14 नंबर का है एंटोनोमेसिया। एंटोनोमेसिया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखिए, आप लोगों ने काफी सारे लिटरेरी टर्म्स पढ़े होंगे, ये उनमें से एक जैसा हो सकता है। किसके जैसा हो सकता है मैं बता देता हूँ। मेटोनॉमी भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सिर्फ ये मेटोनॉमी का ये काइंड है, समझ लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्रॉपर नेम फॉर अ फ्रेज और वाइस वर्सा। किसी फ्रेज का नेम के तौर पर क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या किसी नेम का किसी फ्रेज के रूप में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मतलब एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यही हमारा एंटोनोमेसिया होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके से समझ लीजिए। और हम कहें इन रिटोरिक एंटोनोमेसिया इज अ काइंड ऑफ मेटोनॉमी। रिटोरिकल वे में अगर हम इसको कहना चाहें तो ये भी एक तरीके का मेटोनॉमी होता है। मेटोनॉमी में क्या होता है, इन विच एन एपिटेप और फ्रेज टेक द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम, जिसमें एक एपिटेप या कोई फ्रेज किसी प्रॉपर नेम, किसी का पार्टिकुलर नेम होता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, और हम समझ जाते हैं कि वो मेटोनॉमी में यूज किया गया है। तो सेम इसी तरीके से एंटोनोमेसिया में भी होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें द लिटिल कारपोलर, तो लिटिल कारपोलर जब आपके सामने आ जाता है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि ये जो फ्रेज है ये नेपोलियन फर्स्ट के लिए यूज की गई है। ठीक है, द डॉन अगर आपके सामने आ जाता है फ्रेज, ठीक है, तो ये पता है सभी को कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के लिए द डॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो सर्व प्रचलित है और सभी लोग जानते हैं द वार्ड, द बार्ड का जो इस्तेमाल है वो मोस्टली विलियम शेक्सपियर के लिए किया जाता है। तो एक फ्रेज किसी दूसरे नेम के बदले यूज किया जा सकता है, किसी फ्रेज के बदले नेम यूज किया जा सकता है, तो हम उसी को एंटोनोमेसिया कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 15 नंबर पे, एफोरिज्म। एफोरिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एफोरिज्म को हम एडेज, ओपिनियन और ट्रुथ स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, मेमोरेबल स्पीच, मेमोरेबल स्टेटमेंट, काफी सारे नामों से हम बोल सकते हैं, कहावत इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब इसे बोल सकते हैं। तो एफोरिज्म लिटरेरी मीन्स और डिस्टिंक्शन और अ डेफिनेशन, एक परिभाषा के रूप में काम करता है जो सर्वव्याप्त होती है।
एक तरीके से ट्रुथ होती है जिसमें काफी 99% सच्चाई होती है, ठीक है। और द टर्म वाज फर्स्ट यूज इन एफोरिज्म और हिपोक्रेट। इसकी बात करें तो यह क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ और ओपिनियन एक्सप्रेस इन अ कॉन्साइज एंड विटी मैनर। बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कॉन्शियस माइंड के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया हुआ एक सेंटेंस हम मान सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से सत्य होता है। पॉसिबिलिटी है कि वो 99% तो सत्य होता ही है, ठीक है। एक कहावत के रूप में हो सकता है ये। द टर्म इज ऑफन अप्लाई टू द फिलोसॉफिकल। दार्शनिक तौर पे इस टर्म को ज्यादा यूज किया जाता है। मोरल एंड लिटरेरी प्रिंसिपल के अंतर्गत भी ये टर्म्स आ सकती हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो लगभग सत्य होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक टर्म है, द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन बाय कैरिंग अवे, द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन्स बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। तो इस पूरी स्पीच का मतलब ये है कि ये एक प्रोवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एक ट्रू फैक्ट, ट्रू स्टेटमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। ये आज भी उतना ही सत्य जितना कि जब इन्होंने लिखा था तब उस समय पर ये सत्य था। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति माउंटेन्स उठाता है, जो व्यक्ति माउंटेन्स को खिसका सकता है, वो ऐसे ही नहीं खिसकाता। ही स्टार्ट कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। वो धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों को उठाना शुरू करता है, तब जाके कहीं पर एक माउंटेन को रिमूव कर पाता है, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कहने का मतलब है कि माउंटेन को दूसरी जगह खिसका देना, या फिर यहाँ पर बात हो रही है माउंटेन को रिमूव कर देना, ठीक है। माउंटेन को कोई एक बार में तो समाप्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ा माउंटेन है तो धीरे धीरे वहां से कंकड़ पत्थर करके वो उस माउंटेन को खत्म कर सकता है, कहने का मतलब ये है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। आगे हमारे सामने है एक और प्रॉवर्ब। A proverb is no proverb to you till life has illustrated। तो यहाँ पर ये भी एक ट्रू फैक्ट के तरीके से यहाँ पर दिया गया। जॉन कीट्स ने कहा है कि एक प्रोवर्ब कोई प्रोवर्ब नहीं है जब तक कि वो तुम्हारी जिंदगी को रोशन नहीं कर दे, कोई रास्ता नहीं दिखाते, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम 16 नंबर के पॉइंट पर। 16 नंबर का पॉइंट दिया गया है एपोलॉजिया। एपोलॉजी और एपोलॉजिया सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब होता है टू जस्टिफाई वंस एक्शन। किसी व्यक्ति के क्रियाकलापों की जस्टिफिकेशन देना ही हमारा क्या है, एपोलॉजिया, ठीक है। जस्टिफिकेशन का मतलब उसको उचित ठहराना, उसको न्यायोचित ठहराना। किसी ने कोई कार्य कर दिया तो उसको सही ठहराना ही हमारा एपोलॉजिया कहता है। तो ग्रीक में इसको बोलते हैं स्पीकिंग इन डिफेंस, यानी कि बचाव में बोलना। किसी कार्य के बचाव में बोलना हमारा क्या होता है, अपोलॉजिया होता है। इज अ फॉर्मल डिफेंस ऑफ अपोजिशन और एक्शन, जो कि किसी भी एक्शन, किसी भी स्थिति का एक फॉर्मल डिफेंस करने का एक तरीका होता है। द अर्लीस्ट इंग्लिश यूज ऑफ अपोलॉजिया फॉलोड फ्रॉम द ग्रीक सेंस ऑफ स्पीच एंड डिफेंस, यानी कि इसको स्पीच इन डिफेंस से लिया गया, जो कि ग्रीक में ज्यादा यूज किया जाता था। 70 नंबर पे देख लीजिए। 70 नंबर पे हमारा एक और लिटरेरी टर्म है जो है आपका एपोरिया। Aporia is a logical paradox in which the speaker shows seed of doubts in a subject। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाउट क्रिएट किया जाता है किसी स्पीकर के द्वारा, ओके। और दिस रिटोरिकल स्ट्रेटजी कैन मेक द ऑडियंस फील सिंपैथेटिक अबाउट द स्पीकर। यहाँ पर अगर इस टर्म को यूज किया जाता है तो जो ऑडियंस होती है सुनने वाली, वो अपने वक्ता के प्रति थोड़ी सी सिंपैथेटिक हो सकती है रिगार्डिंग द डिलेमा, जो भ्रम, जो डिलेमा, जो कश्मकश की स्थिति वहां पर दिखाई जा रही है उसके प्रति, ठीक है ना। तो एपोरिया क्या है, एक सिंपैथी प्राप्त करने का, गेन करने का एक तरीका है जिससे कि ऑडियंस उसको थोड़ी सी सिंपैथाइज कर सके। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इट इज ऑफन यूज इन फिलोसॉफी, इसका यूज ज्यादातर फिलोसफी में किया जाता है। इट रिलेट टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में किया जाता है। एंड सब्जेक्ट्स विच हैव नो ऑब्वियस आंसर, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे तथ्यों के साथ में किया जाता है जिसका कोई खास या बिल्कुल उचित जवाब नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो प्लेटो और सुक्रेट्स इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज करते थे, उसका नाम है एपोरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जैसे ही मैं वापस आ जाता हूँ शादी से, आपकी लाइव क्लास है मैं दोबारा से लेना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। सभी लोगों को थैंक यू।